साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। आज है डेली टारगेट का 5वां दिन। जैसा आप जानते ही हैं रोज़ाना डेली टारगेट तो हो ही रहा है, ठीक है। तो जिसमें जीएस और हिंदी के प्रश्नों को शामिल किया जा रहा है। और चैनल पे नए हैं तो मैं बता देता हूं कि ये आर अगर और साथ में अगर एपीएस दे रहे हैं और नेक्स्ट ईयर अगर आप जो है पीसीएस प्रीलिम्स दे रहे हैं तो उसके लिए पर्याप्त है। आप इसको रेगुलर देखिए, ठीक है। मेरे साथ डेली टारगेट पूरा करिए तो आपके लिए आर पीटी और मेंस के लिए ये सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आप बुक भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप जो नोट्स हैं या आप खुद से जो नोट्स बनाए हुए हैं या बुक्स जो आपके सोर्स हों अच्छे, उनको ज़रूर फॉलो करिए साथ में, ठीक है। तो इससे आप जो मैं वन लाइनर पढ़ा रहा हूँ इससे ठीक ठाक प्रश्नों की संख्या आपको देखने को मिल जाएगी। खासकर हिंदी के प्रश्न तो हूबहू मिलेंगे, पूरे प्रश्न मिलेंगे आपको एग्ज़ाम में, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की, ठीक है। आज के प्रश्नों में सबसे पहले जीएस है, फिर चलते चलते हम हिंदी के प्रश्नों को देखते हैं। डेली टारगेट का आज 5वां दिन है, जैसा आप जानते ही हैं, ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला है, इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि दी। तो इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि किसको दी? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया को दी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है कई बार, ठीक है। अगला है, शेख उल हिंद की उपाधि किसकी थी? तो शेख उल हिंद की उपाधि शेख सलीम चिश्ती की थी, ठीक। अगला है, स्मृति संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो शंकराचार्य द्वारा की गई। सही मिलान में आ जाता है, ठीक है। 4 विकल्प दे देंगे, उनसे मिलान करने के लिए दे दिया जाएगा जब संप्रदाय वगैरह पूछ लेता है, ठीक है। तो स्मृति संप्रदाय की स्थापना शंकराचार्य द्वारा की गई। अगला है, कबीर समकालीन थे। तो कबीर किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के समकालीन कबीर थे, ठीक है। अगला है, विद्वान पंडित जगन्नाथ को संरक्षण देकर राजकीय कवि का दर्जा प्रदान किया। तो किसने प्रदान किया? शाहजहां ने प्रदान किया, ठीक। नेक्स्ट है, शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा। किसने कहा? तो एएल श्रीवास्तव ने कहा। ये एक इतिहासकार हैं, इन्होंने जो है शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में 2 हिंदू नगर का उल्लेख किया है। पिछले टेस्ट में भी मैंने बताया है। तो मेवाड़ और विजयनगर ये 2 हिंदू नगर हैं जिनका बाबरनामा में उल्लेख किया गया है। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। अगला है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती थी। तो अकबर के साथ जो युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती थी वो कहाँ से थी? तो थी मंडला गढ़ कटंका से, ठीक है। गढ़ कटंका, ठीक। मंडला गढ़ कटंका से थी, ठीक। अगला है, बाबर एवं शैबानी खान के मध्य सर ए पुल का युद्ध हुआ था। तो सर ए पुल का युद्ध हुआ था 1502 ईस्वी में। कब हुआ था? 1502 ईस्वी में, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, बंगाल के शासक को पराजित करके शेर शाह ने हजरते आला की उपाधि धारण की। कब किसको हरा के? तो बंगाल का शासक था नुसरत शाह, उसको हरा के शेर शाह ने हजरते आला की उपाधि धारण की, ठीक। अबुल फजल की हत्या की। तो अबुल फजल की हत्या किसने की? वीर सिंह बुंदेला ने। ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वीर सिंह बुंदेला द्वारा जो है अबुल फजल की हत्या कर दी गई थी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है, पित्रादुरा का पहली बार प्रयोग हुआ। तो पित्रादुरा का पहली बार प्रयोग एतमादुद्दौला के मकबरे में हुआ, ठीक है। अगला है, जहांगीर के समय विदेशी यात्री गुमास्ता व पिएत्रादेला का संबंध किस देश से है? तो वो है इटली से, ठीक है। जहांगीर के समय विदेशी यात्री आए गुमास्ता और पिएत्रादेला, इनका संबंध इटली से है, ठीक है। अगला है, भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली के उदाहरण किसमें देखने को मिलते हैं? तो हुमायूं के मकबरे में देखने को मिलते हैं भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली, ठीक। अगला है, सर्वाधिक टकसालों की स्थापना किसके समय हुई? तो सर्वाधिक टकसालों की स्थापना औरंगजेब के समय हुई, ठीक है। मुगल काल में चांदी के सिक्के कौन कौन से थे? तो शाहरुख था, बाबरी था और इलाही था। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और 4 ऑप्शन दे देगा और इनमें से एक ऑप्शन हटा देगा, ठीक है। मान लो संसब दे दिया, ठीक। तो मुगल काल में चांदी का सिक्का शाहरुख, बाबरी और इलाही, ठीक है। तो तीनों आ जाए तो सही लगा दीजिएगा। अगला है, अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद इब्राहिम सरहिंदी द्वारा किया गया। किसके द्वारा? इब्राहिम सरहिंदी द्वारा अथर्ववेद का फारसी अनुवाद किया गया, ठीक।
अगला है दिल्ली में स्थित खैर उल मंजिल मदरसा की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना माहम अनगा द्वारा की गई। ठीक है, दिल्ली में जो स्थित है खैर उल मंजिल, अब पूछ सकता है खैर उल मंजिल मदरसा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में है। इसकी स्थापना किसने की? तो माहम अनगा द्वारा की गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है फ्रांस व कर्नाटक के नवाब के मध्य अंबूर का युद्ध हुआ। तो फ्रांस एवं कर्नाटक के नवाब के मध्य अंबूर का युद्ध हुआ था 1749 ईस्वी में। ठीक है, वेदरा का युद्ध कब होता है? तो वेदरा का युद्ध अंग्रेज व डच के बीच 1769 ईस्वी में 1759 ईस्वी में अंग्रेज व डच के बीच वेदरा का युद्ध होता है, याद कर लीजिएगा। अगला है कोलेचल का युद्ध। तो कोलेचल का युद्ध कब होता है? तो कोलेचल का युद्ध होता है 1741 में। किसके बीच? मार्तंड वर्मा और डचों के मध्य जो है कोलेचल का युद्ध होता है 1741 में। ठीक, अगला है मुगल दरबार में नजराना भेजना बंद कर दिया। किसने नजराना भेजना बंद कर दिया? तो अली वर्दी खान ने नजराना भेजना बंद कर दिया था मुगल दरबार में, इंपॉर्टेंट है। अगला है जॉब चारनाक ने कलकत्ता की स्थापना के लिए गांवों को किस जमींदार से प्राप्त किया? तो इब्राहिम खां से प्राप्त किया था। जॉब चारनाक ने कलकत्ता की स्थापना की, उसके लिए गांवों को जो है उसने प्राप्त किया इब्राहिम खां से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रिजविक की संधि के तहत पांडिचेरी प्राप्त हुआ। तो रिजविक की संधि के तहत पांडिचेरी किसे प्राप्त हुआ? तो फ्रांसीसियों से जो है प्राप्त हुआ था रिजविक की संधि के तहत। ठीक है, अगला है मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी किसने स्थानांतरित की या ट्रांसफ़र की? तो मीर कासिम द्वारा जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी ट्रांसफ़र की गई या स्थानांतरित की गई। अगला है क्लाइव द्वारा उड़ीसा का दीवान किसे बनाया गया? तो क्लाइव द्वारा उड़ीसा का दीवान राम दुर्लभ को बनाया गया। किसको? राम दुर्लभ को। अगला है अंग्रेजों ने सूतानाती, कालिकता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार कौन था? तो वो था अजीम उशुफ शाह। ठीक है, कौन था? अजीम उशुफ शाह। याद कर लीजिएगा, अंग्रेजों ने सूतानाती, कालिकता एवं जो है गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का सूबेदार था अजीम उशुफ शाह। अगला है मुगल बादशाह ने नवाब की पदवी प्रदान की। किसे प्रदान की? तो डुप्ले को प्रदान की। ठीक है, मुगल बादशाह ने नवाब की पदवी डुप्ले को प्रदान की थी। अगला है गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि। ठीक है, अगर पांडिचेरी ऑप्शन में नहीं दिया है, गोडेहू दिया हुआ है, तो दोनों ऑप्शन एक ही है। ठीक है, कब होती है? तो 1754 से युद्ध समाप्त हुआ। ठीक है, तो कौन सा समाप्त हुआ? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। ठीक है, यानी पांडिचेरी की संधि से द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। अगला है डचों द्वारा स्थापित गोल्ड्रिया का किला कहाँ स्थित है? तो वो है पुलिकट में। ठीक है, कहाँ पे? पुलिकट में। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्लाइव को उमरा की उपाधि किसने दी? उमरा, ठीक है, उमरा लिखा हुआ है। ठीक है, क्लाइव को उमरा की उपाधि किसने दी? तो ये आलमगीर द्वितीय द्वारा उमरा की उपाधि क्लाइव को दी गई। ठीक, अगला है सिराजुद्दौला की हत्या किसने की? तो सिराजुद्दौला की हत्या मोहम्मद बेग द्वारा की गई थी। ठीक, अगला है सेंट थामे का युद्ध। सेंट थामे का युद्ध कब होता है? तो 1748 में सेंट थामे का युद्ध होता है। नेक्स्ट है प्लासी की युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की सेना से वीर गति को प्राप्त हुआ। तो कौन प्राप्त हुआ? मोहनलाल प्राप्त हुआ। ठीक, अगला है बंगाल के सूबेदार से अंग्रेजों ने 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त किया। तो बंगाल का कौन सूबेदार था? तो वो था शाह जुहा। ठीक है, ये कई बार पूछा गया है। तो शाह जुहा से जो है अंग्रेजों ने 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त किया। अगला है भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन था? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो वो है जॉन मिल्टन हॉल। ये प्रथम ब्रिटिश नागरिक था जो भारत आया था। ठीक, अगला है फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक कौन था? तो फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक था विलियम नायरिस। कौन था? विलियम नायरिस। अगला है वास्को डिगामा का दूसरी बार भारत आगमन कब हुआ? तो 1502 में जो है दूसरी बार वास्को डिगामा आया। आप कमेंट में बताइए कि वास्को डिगामा पहली बार भारत कब आया। ठीक, अगला है मनिहारी का युद्ध। मनिहारी का युद्ध कब होता है? तो मनिहारी का युद्ध होता है 1756 ईस्वी में। ठीक,
नेक्स्ट है औरंगजेब ने भारत से किसे निष्कासित कर दिया। तो औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था जॉन चाइल्ड को। याद कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है कि औरंगजेब ने भारत से किसे निष्कासित कर दिया था। तो जॉन चाइल्ड को निष्कासित कर दिया गया था। ठीक, अगला है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। तो हेक्टर मुनरो ने जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था बक्सर के युद्ध में। ठीक, नेक्स्ट है कर्नाटक का प्रथम युद्ध होता है 1746 से 48 के बीच में। ठीक है, ये क्रम से दिए गए हैं। ठीक है, देख लीजिएगा, कर्नाटक का प्रथम युद्ध होता है 1746 से 48। फिर कर्नाटक का द्वितीय युद्ध होता है 1749 से 1754। और फिर कर्नाटक का तृतीय युद्ध होता है 1758 से 1763। ये क्रम पूछ सकता है। ठीक है, सन भी पूछ सकता है, तो याद कर लीजिएगा। अगला है चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया। तो मुगल शैली का प्रारंभ किया हुमायूं द्वारा। ठीक है, हुमायूं द्वारा चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ हुआ। अगला है मुगल चित्रकला में उन्नति किस समय थी। तो जहांगीर के शासन काल में मुगल चित्रकला उन्नत पे था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मुगल कालीन अर्थव्यवस्था में गल्ला बख्शी कनकूत, क्या गल्ला बख्शी कनकूत और जब्ती व्यवस्था क्या थी। तो ये भू राजस्व निर्धारण की पद्धतियां थी, गल्ला बख्शी कनकूत और जब्ती व्यवस्था। ठीक, याद कर लीजिएगा। अगला है नहर विहिस्त का निर्माण किसने किया। तो शाहजहां द्वारा नहर विहिस्त का निर्माण करवाया गया। ठीक, राम सीता की आकृतियों तथा रामसीय देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए। तो किसने चलवाए, अकबर ने। जब राम सीता की आकृतियों पूछे तो अकबर ने। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला है मशरूत मनसब का उल्लेख किसके शासनकाल में किया गया। तो मशरूत मनसब का उल्लेख मिलता है औरंगजेब के शासनकाल में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दारा शिकोह ने अपनाया था। तो दारा शिकोह ने कादरी सूफी सिलसिला अपनाया था। ठीक है, उसने एक मत अपना लिया था कादरी सूफी सिलसिला नाम का। ठीक है, मुगल वास्तुकला का विकास ऐसे होता है। देखिए, शुरुआत हुई बाबर के समय में, फिर विकास होता है अकबर के समय में, चरम पे था शाहजहां के समय में, और पतन होता है औरंगजेब के समय में। ठीक है, तो ऑप्शन इसी तरह पूछ सकता है, शाही मिलान को पूछ सकता है। ठीक है, मोस्टली शाही मिलान को ही पूछ सकता है कि शुरुआत बाबर के समय में, विकास अकबर के समय में, चरम शाहजहां और पतन औरंगजेब के समय में। ऊपर नीचे दे सकता है, तो ध्यान से याद कर लीजिएगा। अगला है काबुली बाग मस्जिद जो है कहाँ स्थित है। तो वो पानीपत में स्थित है। अगला है सामंजस्यपूर्ण और ज्यामितीय इमारतें किसकी थी। तो सामंजस्यपूर्ण और ज्यामितीय इमारतें जो है बाबर की विशेषताएं थी। अगला है संसब। संसब क्या होता था। तो संसब मुगल काल में सोने का एक बड़ा सिक्का होता था। अभी चांदी का मैंने बताया, अब सोने का सिक्का संसब जो है सबसे बड़ा सोने का सिक्का होता था। अगला है आईने अकबरी में चित्रकार कितने थे। तो आईने अकबरी में 17 चित्रकारों का उल्लेख मिलता है। ठीक, अगला है बीजापुर के शासक आदिल शाह का चित्र किसने बनाया। तो बीजापुर के शासक आदिल शाह थे। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन यहीं से बन जाएगा, बीजापुर के शासक कौन थे, आदिल शाह। उसका चित्र किसने बनाया। तो उसका चित्र बनाया फारूक बेग ने। किसने, फारूक बेग ने। अगला है अकबर ने जरीन कलम यानी सोने की कलम के खिताब से किसे नवाजा। तो सोने की कलम के खिताब से नवाजा प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद हुसैन को। किसको, मोहम्मद हुसैन को। अगला है आयर ए दानिश नामक ग्रंथ अनुवाद है। तो आयर ए दानिश नामक ग्रंथ अनुवाद किसका है, पंचतंत्र का। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, आयर ए दानिश नामक ग्रंथ अनुवाद है पंचतंत्र का। अगला है पक्षी चित्र विशेषज्ञ था। तो उस्ताद मंसूर जो है मुगल काल में पक्षी चित्र विशेषज्ञ था। अगला है भूमि पैमाइश की बीघा ए इलाही पद्धति जो है किसके द्वारा प्रारंभ की गई। तो शाहजहां द्वारा ये प्रारंभ की गई थी, भूमि पैमाइश की बीघा ए इलाही पद्धति। ठीक, अगला है जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी। तो जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि किसे दी। तो दी विलियम हॉकिंस को। किसको, विलियम हॉकिंस को दी। आगे बढ़ते हैं। अगला है निसार नामक सिक्का चलवाया। तो निसार नामक सिक्का किसने चलवाया, जहांगीर ने चलवाया। किसने, जहांगीर ने। अगला है मीर ए शामा का पद सृजन, मीर ए शामा पद का सृजन किसके द्वारा किया गया। तो ये किया गया अकबर द्वारा।
अगला है अशद खान दीवान था, तो अशद खान किसका दीवान था? तो औरंगजेब का दीवान था अशद खान। अगला है इतिहासकार जहांगीर के समय, इतिहासकार जहांगीर के समय कौन कौन थे? तो गैरत खान था, अब्दुल्ला था और नियामतुल्ला था। ठीक है। अगला है इटालियन यात्री पित्रादेला बेली भारत कब आया? तो जहांगीर के समय ये भारत आया था। इटालियन यात्री था पित्रादेला बेली। अगला है मजहरनामा अकबर के समय तैयार किया गया, शेख मुबारक ने तैयार किया मजहरनामा। ठीक है, अकबर के समय तैयार किया था। अगला है सिजदा और पाबोस समाप्त किया, तो सिजदा और पाबोस जो है शाहजहां ने समाप्त कर दिया था। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। अगला है मुगल काल में इत्र की मुख्य खोजकर्ता कौन थी? तो ये थी अस्मत बेगम। इत्र की खोजकर्ता जो है अस्मत बेगम को माना जाता है। अगला है तमगा कर लगाया, तो तमगा कर किसने लगाया? बाबर ने। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला है मुगल कालीन साहित्य के प्रमुख लेखक कौन कौन से हैं? ठीक है, कुछ लेखकों के नाम है, बाकी बहुत सारे लेखक थे। तो ये साहित्य के प्रमुख लेखक हैं चहार चमन के लेखक हैं चंद्रभान। तबकाते अकबरी, इसके लेखक हैं निज़ामुद्दीन अहमद। इकबाल नामा ए जहांगीरी, इसके लेखक हैं मोतमिद खां। और फुतुआत ए आलमगीरी, इसके लेखक हैं ईश्वरदास नागर। ठीक है, चारों याद कर लीजिएगा। चहार चमन के चंद्रभान, तबकाते अकबरी के निज़ामुद्दीन अहमद, इकबाल नामा ए जहांगीरी के मोतमिद खां और फुतुआत ए आलमगीरी के ईश्वरदास नागर। ठीक है, तो ये रहे हमारे जीएस के प्रश्न। ठीक है, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अब चलते चलते हिंदी के प्रश्नों को भी देख लिया जाए। ठीक है, तो हिंदी की शुरुआत करते हैं। पहला है जो व्यक्ति सांसारिक विषय भोग से रहित हो। 2 दिन और हिंदी मतलब वाक्यांश के एक शब्द चलेंगे, उसके बाद विलोम शब्द की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, तो जो व्यक्ति सांसारिक विषय भोग से रहित हो उसे क्या कहेंगे? निरीह कहेंगे। एक शब्द में निरीह। संपूर्ण जीवन पर आधारित काव्य, संपूर्ण जीवन पे आधारित काव्य को एक शब्द में महाकाव्य कहते हैं। अगला है जीवन के किसी एक पक्ष पर निर्मित गेयता युक्त काव्य, तो उसको क्या कहेंगे? खंड काव्य। ठीक। गद्य पद्य मिश्रित काव्य को क्या कहेंगे? चंपू काव्य। चंपू काव्य तो कई बार पूछा गया है, याद कर लीजिएगा। अगला है वह काव्य जिसका प्रत्येक पद छंद बंधनों से मुक्त हो, ये उसको क्या कहेंगे? गीति काव्य। देखिए ये मेंस और पीटी दोनों की क्लासेस हैं, तो ध्यान से देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। हिंदी के प्रश्न उसमें भी आते हैं, इसमें भी आते हैं, उससे बाहर नहीं आते हैं, तो हिंदी के प्रश्नों को जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। वह काव्य जिसका प्रत्येक पद छंद बंधनों से मुक्त हो उसे क्या कहेंगे? गीत काव्य। यहीं कई सारे प्रश्न जो हैं हो गए हैं काव्य से। ठीक। अगला है जिसको कोई पराजित ना कर सके, जिसको कोई पराजित ना कर सके उसको अपराजेय कहेंगे। क्या कहेंगे? एक शब्द में अपराजेय। अगला है उपकार के बदले उपकार, उपकार के बदले अगर उपकार होता है उसे क्या कहेंगे? प्रत्युपकार। ठीक है। अगला है दो पर्वतों के बीच का स्थान, तो दो पर्वतों के बीच के स्थान को क्या कहेंगे? द्रोणी कहेंगे। क्या कहेंगे? द्रोणी। अगला है दो से अधिक पर्वतों के बीच का स्थान, तो उसको घाटी कहेंगे। अगर दो पर्वत दिया हुआ है उसके बीच का स्थान पूछा है तो द्रोणी, अगर दो से अधिक पर्वत हैं और उसके बीच का स्थान पूछा है तो उसको घाटी कहेंगे। पर्वतों के बीच की भूमि, अगर पर्वत हैं उनके बीच की भूमि को क्या कहेंगे? उनके बीच की भूमि को अपत्यका कहेंगे। क्या कहेंगे? अपत्यका। अगला है वर्षा द्वारा सिंचित कृषि भूमि, तो वर्षा द्वारा सिंचित कृषि भूमि को क्या कहेंगे? देव मातृक। क्या कहेंगे? देव मातृक। अगला है जो जोता बोया ना गया हो, तो जो जोता बोया ना गया हो उसके लिए एक शब्द है अकृष्ट। क्या कहेंगे? अकृष्ट। याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है अज्ञात सजातीय वर्ण, अज्ञात सजातीय वर्ण को क्या कहेंगे? गूढ़ज कहेंगे। क्या कहेंगे? गूढ़ज। अगला है अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, तो अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले को दुराग्रही कहेंगे। क्या कहेंगे? दुराग्रही। अगला है वह भूमि जो पहले ना जोती गई हो, तो पहले ना जोती गई के लिए अकृष्ट पूर्वा कहेंगे। ठीक है। अगर जोता बोया ना गया हो तो उसको अकृष्ट कहते हैं, और भूमि जो पहले जोती ना गई हो उसको अकृष्ट पूर्वा कहेंगे। ठीक। अगला है जो जोता गया खेत हो, ना जोता गया खेत हो, तो ना जोता गया खेत के लिए अपहृत होता है। ठीक है, अलग अलग शब्द हैं। अगर जोता बोया ना गया हो तो अकृष्ट,
और जो पहले ना जोती गई हो उसको अकृष्ट पूर्वा, और जो ना जोता गया खेत हो उसको अपहृत कहेंगे, अपहृत कहेंगे। ठीक है। आदि से अंत तक, आदि से अंत तक के लिए एक शब्द है आदंत, क्या कहेंगे, आदंत। अगला है जिसकी माप तौल हो सके, जिसकी माप तौल हो सके के लिए एक शब्द है परिमेय, क्या है, परिमेय। अगला है जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो, जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो उसके लिए एक शब्द है निर्मूल, क्या है, निर्मूल। अगला है जिसके समान कोई अन्य ना हो, तो जिसके समान कोई अन्य ना हो उसके लिए एक शब्द है अनन्य, क्या है, अनन्य। अगला है जो कल्पना से परे हो, तो जो कल्पना से परे हो उसके लिए एक शब्द है कल्पनातीत, क्या है, कल्पनातीत। अगला है जो आसानी से पच सके, जो आसानी से पच सके उसके लिए एक शब्द है लघुपाक, क्या शब्द है, लघुपाक। अगला है जो कठिनाई से मिलता है, जो कठिनाई से मिलता है उसको दुष्प्राप्य बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दुष्प्राप्य। अगला है जो आलोचना के योग्य हो, तो जो आलोचना के योग्य हो उसे आलोच्य कहते हैं, क्या कहते हैं, आलोच्य कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है बिना देख रेख का जानवर, तो बिना देख रेख का जानवर के लिए एक शब्द होता है अनेर, क्या होता है, अनेर, याद कर लीजिएगा। शराब बनाने वाले के लिए शब्द है कलवार, क्या है, कलवार बोलते हैं जो शराब बनाता है। ठीक है। अगला है नकली वेश धारण करने वाला व्यक्ति, तो नकली वेश धारण करने वाले व्यक्ति को एक शब्द में कहेंगे छद्मवेशी, क्या कहेंगे, छद्मवेशी। अगला है वह सिद्धांत जो वस्तु को नाशवान मानता हो, तो ऐसा कोई सिद्धांत जो वस्तु को नाशवान मानता हो उसे क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अनित्यवादी, क्या बोलेंगे, अनित्यवादी। अगला है जो भविष्य की बात सोचता हो, जो भविष्य की बात सोचता हो उसके लिए एक शब्द है अग्र सोचती, सोची, यानी पहले के आगे के बारे में सोच लेना, यानी भविष्य का सोच लेने के लिए एक शब्द है अग्र सोची, आगे की सोचने वाला। अगला है अवश्य होने वाली घटना, यानी जो घटना अवश्य होने वाली है उसके लिए एक शब्द है भवितव्य, क्या है, भवितव्य। अगला है अन्य भाषा में परिणति, अन्य भाषा में परिणति के लिए एक शब्द है अनुवाद या रूपांतरण, क्या, अनुवाद या रूपांतरण। अगला है कान के नीचे लटकता कोमल भाग, तो कान के नीचे लटकता कोमल भाग के लिए एक शब्द है कर्णपाली, क्या शब्द है, कर्णपाली। अगला है जो मानव के योग्य ना हो, तो जो मानव के योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द है अमानुषिक, क्या है शब्द, अमानुषिक। अगला है जो ज्ञान प्राप्त करने को आतुर रहता है, जो ज्ञान प्राप्त करने को आतुर रहता है उसके लिए एक शब्द है ज्ञान पिपासु, क्या शब्द है, ज्ञान पिपासु। अगला है जो वश में ना हुआ हो, तो जो वश में ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द है अनायत, अनायत, क्या शब्द है, अनायत। अगला है जो सुख दुख से परे हो, तो जो सुख दुख से परे हो उसके लिए एक शब्द है परमहंस, क्या शब्द है, परमहंस। अगला है जो स्त्री की बात अधिक मानता हो, यानी जो इसे स्त्री ने वश में कर लिया हो उसको क्या कहेंगे, स्त्रैण, क्या कहेंगे, स्त्रैण एक शब्द होता है जो स्त्री की बात अधिक मानता हो, ठीक है, उसको स्त्रैण कहेंगे। तो ये रहे हमारे हिंदी के प्रश्न। उम्मीद है आपको हिंदी के भी प्रश्न पसंद आए होंगे। ये पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए है, एपीएस वाले भी ज़रूर देखें। आरओ यारो, हालांकि थंबनेल में मैंने सिर्फ आरओ का लगा रखा है, लेकिन अगर कोई भी इस वीडियो को देख लेता है तो उसका अच्छे से आरओ कवर हो जाएगा, जी पीटी और मेंस, और एपीएस भी कवर हो जाएगा। और पीटी जो प्रीलिम्स होने वाला है 2024 में पीसीएस का, वो भी कवर हो जाएगा अगर अच्छे से देखता है, इन वीडियो को समझता है तो, क्योंकि ऐसे ही फैक्ट वाले प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बहुत अंदर से घुस घुस के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने प्रश्नों को वैसा ही बनाया है जैसे कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बस वन लाइनर है, इतना ही फ़र्क है, तो वन लाइनर पढ़ना और याद करना आसान होता है। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।